हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल @अमरदीप 1012 पर आपका स्वागत करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से थोड़ी बहुत मदद पहुंच रही होगी। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो हमारे दरअसल क्या है कि इस चैनल पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो शॉर्टकट मेथड चल रहा है, शॉर्टकट मेथड की एक अपनी लिमिटेशन समस्या है दोस्तों, कि हम याद करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कम करते हैं। हम उस याद करने वाला जो मेथड है ना, जो शॉर्टकट वाला जो मेथड है, उससे होता क्या है कि हमारी जो ज्ञान की सीमा है, हमारी ज्ञान की सीमा है वो सीमित होती जाती है। उस सीमा में बंध जाने से बचने के लिए कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि किताबें पढ़नी चाहिए, चीज़ों को विस्तार से समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो तथ्य होते हैं या तो फिर तमाम जो क्वेश्चंस उससे बनते हैं, वो उन्हीं विस्तार से जो आप पढ़ेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट से ही आपको सवाल पूछे जाते हैं। जनरली जो तथ्य हैं 2 4 10 जो पूछे जाते हैं, वो तथ्य अलग से बता दिए जाएंगे, लेकिन सारी चीज़ों को जितने भी है अब मेथड को तथ्य के रूप में नहीं बता सकते। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर विस्तार से चीज़ों को पढ़ना समझना चाहते हैं, तो आप चैनल से जुड़ते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड के जो वीडियोज है, उसमें हमने रिसर्च में जो साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं उस पर, यानी रिसर्च क्या होता है उसके फिर साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं उस पर वीडियोज बनाया है। फिर इंडक्टिव डिडक्टिव जो मेथड है रिसर्च का, उसमें जो एक लॉजिक का पार्ट होता है, उस पर भी हमने वीडियो बनाया है। उसके बाद रिसर्च के जो प्रकार हैं, उसमें जो बेसिक और एक्शन रिसर्च है उस पर वीडियोज बनाए हैं। उसके बाद फिर हमने हिस्टोरिकल मेथड पे विस्तृत वीडियो बनाया है। दोस्तों, इसी तरीके से देखिए, उसी क्रम में जो हम पढ़ रहे हैं आज, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रयोगात्मक शोध, ये क्या होता है। दरअसल क्या है ये कि प्रयोगात्मक शोध क्या है, इसको पहले समझेंगे। उसके पहले दरअसल इसको समझने के लिए हम एक परिभाषा, एक ऑथेंटिक जो एक किताब है, देखिए उस किताब का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी, और उसका ये पार्ट 2 वॉल्यूम 2 जो है किताब, उसमें रिसर्च का जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसके ऊपर जो राइटर है सुरेश सी सिन्हा, इन्होंने बहुत विस्तार से बातचीत की है और तमाम मेथड को समझाया है। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की परिभाषा क्या, उसके डेफिनेशंस क्या दिए हैं उन्होंने, उस डेफिनेशंस को देखते हैं। वो दरअसल वो दोस्त, वो किताब आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वो पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं, और वो किताब अंग्रेजी में है। अंग्रेजी के साथ अगर आप कंफर्टेबल है तो पढ़ सकते हैं, और हिंदी में भी और भी किताबें जो मैं बता दूंगा। खैर देखिए, पढ़ने के तो अपने अपने पसंद की किताबें होती है। देखिए उन्होंने क्या कहा है प्रयोगात्मक शोध के बारे में, कि प्रयोगात्मक शोध है क्या। उन्होंने लिखा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, यहाँ पे जो कुछ शब्द हैं जिसे हमको समझना है, जिससे इस परिभाषा को, इस डेफिनेशंस को हम समझ सकते हैं आसानी से, उस पे हम पहले ही हाईलाइट या अंडरलाइन किए जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एग्जैक्टिंग एक टर्म आया, एंड पावरफुल मेथड फॉर डिस्कवरिंग एंड डेवलपिंग द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब देखिए, इन्होंने क्या, इस परिभाषा को हिंदी में हम समझ सकते हैं कि ज्ञान की जो एक संगठित शाखा जो होती है ना, ज्ञान की एक जो संगठित शाखा होती है, सुव्यवस्थित शाखा होती है, उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसका क्या योगदान होता है और उसका मेथड क्या होता है। उन्होंने दरअसल कहा रिसर्च इज ए मोस्ट सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत डिफिकल्ट, है ना, कठिन। एग्जैक्टिंग का मतलब एक्यूरेट, जिसको हम रिसर्च में हिंदी में कहते हैं शुद्ध रिसर्च, है ना, शुद्ध आंकड़े, ऐसे इस तरीके से। ये जो ट्रायल एरर्स में हम जो पाते हैं वहां भी देखते हैं ना कि शुद्धता के नजदीक हम जाने की कोशिश करते हैं, राउंड फिगर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक्यूरेसी, एग्जैक्टिंग से मतलब वही एक्यूरेसी है, जिसका मतलब ये शुद्धता। आप किसी भी डेटा, किसी भी आंकड़े या विश्लेषण के कैलकुलेशन के कितना नजदीक पहुंचते हैं, उसको एक्यूरेसी ऑफ डेटा कह सकते हैं या कैलकुलेशन कह सकते हैं। उसमें एक पावरफुल मेथड का मतलब होता है ये कि किसी भी चीज में आप पावरफुल जब यूज करते हैं, तो उसका मतलब यही होता है ना कि वो बहुत एक यूटिलाइज्ड, या इसके माध्यम से, इस मेथड के यूज करके। पावरफुल का मतलब तो ऐसे हम कहेंगे कि बलवान। बलवान तो इस यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसका एक अल्टरनेटिव इस तरीके से सोच सकते हैं कि ऐसा मेथड है जो कि बहुत जो कठिन, बहुत या सूक्ष्म, या जो लेबोरेटरी में किए जाने लायक जो रिसर्च है, उसको करने के लिए रिसर्च, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च काम आता है। इसका जो मेथड है वो काम आता है, इस सेंस में आप समझ सकते हैं। फॉर डिस्कवरिंग एंड डेवलपिंग, हमने पहले ही रिसर्च के जो उद्देश्य हैं, शोध के जो उद्देश्य हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि किसी भी शोध, उसका जो उद्देश्य है कि हम ज्ञान प्राप्त कर सके, ज्ञान प्राप्त करके एक ऐसे समाज का, ऐसे सोसाइटी का को डेवलप कर सके जो बहुत हेल्दी हो, बहुत स्वस्थ हो, बहुत प्रोग्रेसिव हो। ठीक है, तो वही उसका यही है कि डेवलपिंग द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज की एक संगठित, ठीक ना, शाखा के रूप में, एक मतलब शाखा को निर्मित करने के लिए रिसर्च में जो
एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये तो हमने परिभाषा समझ लिया दोस्तों। ये आप किताबों के लिए परेशान रहते हैं लोग, तो आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस किताब का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी, और उसका पार्ट 1 भी देख सकते हैं, पार्ट 2 भी देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में रिसर्च का जो मेथड है उनकी परिभाषा हमने यहाँ से ली है, कोट किया है। और इन राइटर का नाम है सुरेश सी सिन्हा, ये याद रखिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको अभी तो ठीक है, अभी आपने नेट की परीक्षा देनी है, आप नेट की परीक्षा दे रहे हो, उसके बाद आपका एडमिशन होगा कहीं भी, तो आप उसमें कोर्स वर्क में रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको कोर्स वर्क में कुछ क्रेडिट के, बड़े क्रेडिट के एक कोर्स होगा, आपको वहां पे पढ़ना है। तो आप विस्तार से उस समय भी किताबें ढूंढेंगे, तो आप पहले से किताबें डाउनलोड करके रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, चाहे तो फोटोकॉपी कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए एक रिसर्च जो है, हमने कुछ शब्द यहाँ से ले लेना है, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड का मैंने समझा लिया, एग्जैक्टिंग का समझा लिया, पावरफुल। अब यहाँ पे आपको यहाँ से एक शब्द एग्जैक्टिंग ले लेते हैं। पावरफुल मेथड कैसे है, वो जब हम मेथड फॉलो करेंगे, उसका मतलब मेथड क्या होता है वो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और सोफिस्टिकेटेड कितना है, वो सोफिस्टिकेटेड इन द सेंस है कि वो आंकड़ों की बड़ी सूक्ष्मता में, या एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही एक डीप जो कैलकुलेशन होता है, बहुत उस सेंस में वो सोफिस्टिकेटेड है। वो आसानी से, सोफिस्टिकेटेड का सेंस ये भी है कि हम ऐसे ही भी कहीं भी, जैसे सर्वे है उस तरीके से हम इसका रिसर्च नहीं कर सकते, इस मेथड का यूज नहीं कर सकते, वो मेथड अलग हो जाएगा। मतलब इस मेथड के प्रयोग के लिए हमको बहुत सावधानी, बहुत सुविधा है ना, आपको उतने सोर्सेस होने चाहिए, लेबोरेटरी होने चाहिए, आपके बहुत सारे टूल्स है जो लेबोरेटरी को होने चाहिए, कंडीशंस होने चाहिए। अब देखिए एक शब्द मैंने अभी बोला कंडीशंस, उसी को आपने देखा होगा कि वेरिएबल्स, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब पढ़ रहे होंगे तो आपने सुना होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स को चर बोलते हैं दोस्तों। ये अब देखिए, अब चर का क्या मतलब होता है वो हमें समझना है। सबसे पहले इसको मैं मिटा रहा हूं। चर का मतलब ही होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम रिसर्च की दुनिया में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की दुनिया में वेरिएबल्स का मतलब क्या समझते हैं ये देखिए पहले। ये रिसर्च की दुनिया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की दुनिया में नहीं और भी रिसर्च में ही, वेरिएबल्स का मतलब होता है कोई कंडीशंस, कोई ऐसी स्थिति है ना जो हमने क्रिएट किया है, या तो फिर कुछ नेचुरल कंडीशंस होते हैं, या तो फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं किसी भी आप जैसे आपको कहते हैं ना कि आपका विकास, आपका मानसिक विकास, आपकी उम्र है ना, आपकी आईक्यू, बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं वेरिएबल्स हैं। या तो फिर हम कह सकते हैं कि स्कूल का उदाहरण बहुत फेमस है कि स्कूल में जो बच्चे हैं उसकी उपस्थिति, जब हम कहते हैं कि उपस्थिति कम है, उसे बढ़ाना है, तो ये जो कम होते हैं और एक होता है बढ़ाना, उपस्थिति बढ़ के सपोज 10 आ रहे थे और 20 आने लग गए, तो ये देखिए ये क्या है, ये पहले से ही एक वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है। हमने कोई काम नहीं किया है इस 10 को करने के लिए, है ना, उपस्थिति को 10 बनाने के लिए कोई काम नहीं किया है। एक जो बेसिक सुविधा होती है कि टीचर होते हैं, स्कूल है, वहां पे टीचर आ रहे हैं, ठीक है, वो मतलब एक सिचुएशन है, ऐसा बना है कि क्लास में 10 बच्चे आ रहे हैं। अब लेकिन हमारी चिंता में है कि हमारा ये कंसर्न है उस कि भाई सारे बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर 20 बच्चे हैं टोटल, 25 बच्चे हैं टोटल, तो मैक्सिमम बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं ना कि हम कुछ प्रयोग करते हैं, एक और वेरिएबल ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उस वेरिएबल को ऐड करके हम इस पे एक इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी को हमें समझना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। पहले ही उदाहरण मैंने एक हिंट कर दिया है, क्लू कर दिया है, ताकि आप रुके रहें, आपको ये कंफ्यूजन ना रहे। वेरिएबल्स को चर कहते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैंने अभी बताया कि वेरिएबल्स क्या है, वो सिंपल है कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कोई कंडीशन हो सकता है, गुड बैड, कुछ भी इस तरीके के जो वेरिएबल्स हैं, कोई टेम्परेचर हो सकता है। मतलब उसके दो प्रकार होते हैं, वेरिएबल्स के दो प्रकार हैं, एक दो, मूलतः और भी होते हैं बट ये एक दो मान लेते हैं। एक होता है कि एक्सटर्नल वेरिएबल होता है ना, जो एक बाहरी चर होते हैं, ठीक है, उसको हम मैन्युपुलेशन, देखिए लेबोरेटरी में मैन्युपुलेशन एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। मैन्युपुलेशन का मतलब ही होता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक तो वो इसमें एक इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका मतलब स्वतंत्र चर, ठीक है। दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका मतलब ये इस पे स्वतंत्र चर पे निर्भर हो जाता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं निर्भर चर, ठीक है।
या प्रभावित चर, जो भी ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए ये आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ऐसा नहीं कि कोई अजीब चीज है, बस सिंपल है कि जिस चीज को हम लेबोरेटरी में, जिस कंडीशन को हम यूज करते हैं, वो कंडीशन चाहे टेम्परेचर के रूप में हो, वो कंडीशन चाहे अगर साइंस में यूज करते हैं सपोज किसी प्रोटीन, या तो फिर कोई रिएक्शन करने के लिए कोई कैटलिस्ट का यूज करते हैं, या जो भी उसकी वजह से कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो उसकी वजह से एक चेंज जो आता है, प्रभाव होता है। ये सारे जो मैटर्स है, जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तमाम, जैसे साक्षरता की दर बढ़ाने के लिए अगर हम कोई काम करेंगे तो पहले लेंगे ना कि ठीक है हमारे पास 67% साक्षरता है, साक्षरता की दर को बढ़ाने के लिए ठीक है हम इसमें कुछ बदलाव करेंगे, है ना, नई नई संस्थाएं खोलेंगे जो कि फ्री में पढ़ा रही हो, या तो फिर पढ़ाने के लिए ऐसा भी है कि इस कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आपको इससे नौकरी मिलेगी, तो क्या है ना, लोग उससे जुड़ेंगे, है ना, उससे मोटिवेट होके, प्रोत्साहित होके लोग उससे अपने आप को जोड़ेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, एक चेंज आएगा। अब देखिए उसी में क्या है कि वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट है इस तरीके से, दरअसल एक आपको आपने पढ़ा होगा, एक स्टुअर्ट मिल का नाम सुना होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल, है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम सुना होगा। इन्होंने एक किताब लिखी, सिस्टम ऑफ लॉजिक। ये भी दोस्तों आप, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इनकी किताब है सिस्टम ऑफ लॉजिक। आप चाहें तो इंटरनेट आर्काइव पे जाके इस किताब को पढ़ सकते हैं, इंटरनेट आर्काइव पे ये किताब है। उसमें उन्होंने एक मेथड दिया, स्टुअर्ट मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, ये मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। दरअसल इसी को समझने के लिए वेरिएबल को कैसे यूज किया जाता है, उसके क्या काउज इफेक्ट का जो रूल है, दरअसल काउज इफेक्ट का ही रूल इन्होंने काउज इफेक्ट रूल इन्होंने दिया है। मतलब है कि अगर कोई कारण होगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा, ये काउज इफेक्ट का, जिसको कि कारण प्रभाव प्रभाव के रूप में भी हम हिंदी में जब समझ सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं कि ये कारण प्रभाव जो नियम है उसको काउज इफेक्ट। इन्होंने उसी में उसको समझाने के लिए उन्होंने ये जॉन स्टुअर्ट मिल, ये नाम याद रखिएगा, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएशन, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएशन। अब देखिए दोस्तों, ये दरअसल जॉन स्टुअर्ट मिल की किताब है सिस्टम ऑफ लॉजिक, जो मैंने बताया कि इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट आर्काइव नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, और आपको वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें, बड़ी बड़ी किताबें, जो कि तमाम जो पीडीएफ इधर उधर से डाउनलोड होता है, और पिछले दिनों वो बंद हो गया है, तमाम वेबसाइट बंद हो गए हैं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। बट इंटरनेट आर्काइव क्या होता है कि उसका जो जो जिस संस्था के माध्यम से, जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो चलाया जाता है, वो ऑथेंटिक है, उसको बंद नहीं किया गया है। तो आप जाके इंटरनेट आर्काइव को जरूर एक बार ओपन करके देख सकते हैं, वहां पे आपको बहुत जरूरी महत्वपूर्ण किताबें, बहुत महंगी है, आप खरीद नहीं सकते, तो आप वहां पे जाके पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन्होंने एक रूल ले दिया, क्या, कारण प्रभाव, ठीक है, कारण प्रभाव नियम ये दिया। अब देखिए, अब इसको समझाने के लिए उन्होंने लॉ ऑफ सिंगल वेरिएशन, ठीक है, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएशन दिया, मतलब एकल चर वेरिएशन का मतलब आप कुछ भी बदलाव ले सकते हैं, है ना। तो लॉ ऑफ सिंगल वेरिएशन क्या होता है, इन्होंने एक इस तरीके से, आप उसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ 3 पार्ट में हमने बांट दिया, और यहाँ पे एक और, ठीक है, इसका ये पैरेलल, इसका ये पैरेलल। अब देखिए, इन्होंने ऐसे बांटा, इसमें दिया ए बी, इसमें भी दिया ए बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, एक सी तत्व जोड़ा, ठीक है, कोई एलिमेंट उन्होंने नया, कोई वेरिएबल उन्होंने जोड़ा, इसी को वेरिएबल कहते हैं, इन्होंने जोड़ा, ठीक है, और यहाँ पे सी जो है नहीं जोड़ा, ठीक। तो उन्होंने कहा कि ये जो इसका है, इस ये पहले से है, इसमें हमने एक वेरिएबल जोड़ा, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जोड़ा। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक तत्व आया, ठीक है, डी, और यहाँ पे हमने जोड़ा, यहाँ भी तत्व आया डी। अब देखिए, इस दोनों डी में अंतर क्या है कि इसमें
सी है, सी इंक्लूड है, ठीक है, इसको D1 कर लेते हैं। ये D2 तत्व आया, D2 में क्या है, सी, सी इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब कि इसमें जो D2 आया ये D1 में आया कि उसमें C है, और D2 जो आया रिजल्ट इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई एक वेरिएबल को जोड़ते हैं, ठीक है ना, उसका एक निश्चित प्रभाव होता है, नहीं जोड़ते हैं उसका एक प्रभाव नहीं होता है। ये लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल है। आपको इससे समझने में आसानी होगी कि ये दरअसल ऐसा भी कर सकते हैं कि जो कारण और प्रभाव वाला जो नियम है, उसके इस एग्जांपल्स के लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल आपको पूछा भी जा सकता है कि लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल किसने दिया, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। और ये भी पूछा जा सकता है कारण प्रभाव का नियम किसने दिया, ये भी कारण प्रभाव जो है ये भी नियम आप जॉन स्टुअर्ट मिल के नाम से आप टिक कर सकते हैं, आप दिमाग में रखिए और नोट बना लीजिए। और इस तरीके के जो ये कितनी आसानी से इन्होंने समझा दिया कि जैसे कि कोई भी वेरिएबल हम है ना जोड़ेंगे, ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल जोड़ेंगे तो एक प्रभाव पड़ेगा, वो एक तीसरा। जैसे एक और बहुत फेमस उदाहरण है कि किसी नाविक ने या नाविक के कैप्टन ने मतलब नाव का कैप्टन, शिप का कैप्टन ने अपने तमाम उन कुछ सैनिकों को कुछ जांचना था उन्हें कि भाई समुद्र में वो सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ समथिंग। तो कुछ लोगों को आधे दो पार्टों में बांट दिया गया, सपोज 5 लोग 10 लोगों के 2 भागों में बांट दिया, और 5 को कुछ उन्होंने ऐसे कैप्सूल दिए और 5 को नहीं दिया। तो उससे हुआ क्या कि 5 के ऊपर जैसे ऐसे कैप्सूल जिससे कि उनकी ग्रोथ हो गई, उनका वेट बढ़ गया, या उनकी एनर्जी बढ़ गई, या उनके जो भी सिचुएशन बुरी हो रही थी, हेल्थ खराब हो रहा था, उनका हेल्थ सुधर गया, है ना। सपोज दूध ही दे दिया उन्होंने, दूध मिल्क ही दिया उनको, प्रोवाइड किया कि हाँ भाई आप दूध पियो, और बाकी लोगों को नहीं दिया। या तो फिर ऐसा इसमें ये होता है कि 10 ग्लास लेके 5 को बांट दिया, 5 में पानी है 5 में दूध है। जिन लोगों ने दूध पिया था उनकी एनर्जी लेवल हाई थी, जिन लोगों ने दूध नहीं पिया था वो पहले की तरह थे। उस उदाहरण से भी लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल को समझ सकते हैं दोस्तों। इसमें कुछ है नहीं, बस यही है जनरली। और एक नेचुरल वेरिएबल या एक्सटर्नल वेरिएबल कहते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल को क्या होता है, मैनिपुलेट नहीं करते। एक्सटर्नल और नेचुरल का मतलब क्या होता है कि जो बाहर की कंडीशंस हैं, है ना, हम उसको मैनिपुलेट नहीं, मैनिपुलेट हम करते हैं किसको, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम, स्वतंत्र वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। मैनिपुलेट करके बदल के एक प्रभाव देखते हैं, जो कि दूसरा जो डिपेंडेंट, इस पे डिपेंडेंट, ये डिपेंड करता है, ये जो प्रभाव, ये चौथा जो वेरिएबल है। तो यही समझना है इसी को, ये हमने समझ लिया। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स के कितने टाइप हैं। अभी तो हमने समझ लिया कि अच्छा एक्सपेरिमेंट को हम ठीक से समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटेशन है ना, जिसका मतलब निरीक्षण, निरीक्षण यानी जांच पड़ताल, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, 2 वेरिएबल के बीच में V1 V2, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ये कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। रिलेशनशिप का मतलब इन दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं, है ना, एक संबंध जो बनता है, इसी को हम कहते हैं टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंट करना कहते हैं इसी को, ठीक है। तो आपको इसी मेथड का लेबोरेटरी में या तो फिर और एक्सपेरिमेंट्स के जो और भी टाइप्स हैं उसमें हम देखेंगे कि कैसे यूज किया जाता है। देखिए इसमें जो हमने अभी कहा कि वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अब एक्सपेरिमेंट्स के टाइप्स क्या हो सकते हैं, उसमें हम एक पहला देख लेते हैं, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एरर, अब ये ट्रायल और एरर जो एक्सपेरिमेंट है, ये क्या होता है, इसमें पहले सबसे पहले समझना है दोस्तों कि इसका कोई प्री प्लान नहीं होता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्री प्लान्ड कौन सा होता है, उसमें कई ऑप्शन दे देंगे, है ना, ये इसमें प्री प्लान्ड नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। और ठीक है, दरअसल ये हम करते क्या है, ट्रायल एरर, ये सोशल जो, इसमें हम जो हाइपोथेसिस लेते हैं उसमें टेस्ट क्या करते हैं, एक्चुअल सोशल जो कंडीशंस होते हैं, सोशल कंडीशंस, ठीक है,
इसमें वो वाला काम करते हैं। और दूसरा ये कि अब सोशल कंडीशंस, जो एक्चुअल सोशल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जो सोशल कंडीशन तमाम जो है समस्या के रूप में हो सकते हैं, या तो फिर कोई भी सोशल कंडीशन का मतलब होता है सामाजिक स्थिति जो है वर्तमान में, वो उसके तो ढेर सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो राजनीतिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, है ना, कोई भी, या परिवार से संबंधित कोई सोशल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कंडीशन हो सकता है। अब कोई जैसे न्यूक्लियर फैमिली और जो पहले संयुक्त परिवार होता था, अभी भी है लेकिन कम है, उस स्थिति को लेकर के, कंडीशन को लेकर के बात कर सकते हैं। तो इसमें ये दरअसल प्री प्लान नहीं होता है, सबसे पहली बात। दूसरा, इसमें जब कोई चीज प्री प्लान नहीं होता है दोस्तों, उसमें खर्च बहुत होता है, ये सीधा है। जब किसी चीज को आप प्री प्लान के साथ काम करेंगे तो आपको खर्च कम पड़ेगा, उसमें मेहनत कम पड़ेगा। आप रैंडम इधर उधर हाथ पैर मारेंगे तो आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, आपको लेबर ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, खर्च भी ज्यादा होगा। तो इसमें मोर लेबर, ठीक है, मोर टाइम, हाँ, और मोर। जो प्री प्लान नहीं होता है, ये नोट करते जाना है आपको कि ये प्री प्लान नहीं होता है। ये जो एक्चुअल जो सोशल कंडीशंस होते हैं उसको ही हम एक्चुअल सोशल कंडीशन का मतलब समझ गए कि जो वास्तविक स्थिति है ना, समाज की जो वास्तविक स्थिति है उसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड से नापते हैं। दूसरा, ट्रायल और एरर का मतलब क्या होता है, हमने ट्राई किया, ठीक है, एक हाइपोथेसिस लिया और उस पर ट्राई किया, उस हाइपोथेसिस पे उस कंडीशन को रखा, उस आंकड़े को रखा। अगर वो कंडीशन हाइपोथेसिस कंप्लीटली, है ना, एक्यूरेट रूप से सही हो गया, हमारा सही कंक्लूजन उसी तरीके से आ गया जैसे हमने हाइपोथेसिस लिया था, तो वो एरर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो नहीं आएगा तो फिर एरर हो जाएगा, फिर हम करेंगे, फिर से दूसरे डाटा लेंगे, फिर अगर एरर नहीं हुआ तो फिर से दूसरे डाटा लेंगे। इस तरीके से ये ज्यादा समय लेता है। तो ये आपको समझना है कि ज्यादा मेहनत वाला काम है और ज्यादा टाइम भी इसमें लगता है। और इसी वजह से आप ये जो देख रहे होंगे इसमें, ये एक भी साइंटिफिक मेथड आपको नहीं लग रहा होगा। तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें नो साइंटिफिक मेथड। यहाँ से आप कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट में भी साइंटिफिक मेथड नहीं है, दरअसल एक्सपेरिमेंट के प्रकार कितने तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। दूसरा देखिए, एक हम देखते हैं कंट्रोल, दूसरा देखते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड या स्टडी, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल, यहां से अभी हमने पहले कहा था कि प्री प्लान नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे प्लान होगा सबसे पहले। दूसरा, ये ऑब्जर्वेशन होगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण, जांच पड़ताल, ट्रायल एरर नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी जैसे कैटलिस्ट है, हम उसको किसी भी सब्जेक्ट पे, कैटलिस्ट का मतलब होता है दोस्त उत्प्रेरक कहते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है ना कि किसी भी चीज के रेट को घटा देता है, बढ़ा देता है, किसी भी चीज के दर को घटा देता है, बढ़ा देता है। तो किसी सब्जेक्ट पे जब हम डालते हैं, सपोज कोई दो, जैसे कोई भी दो केमिस्ट्री के दो एलिमेंट ले लीजिए और उसके बीच में आपको एक वो मतलब उसके ऊपर कोई रिएक्शन करवाना हो। अब रिएक्शन करवा के हम देखेंगे कि कैटलिस्ट को हम उस सब्जेक्ट से जैसे ही कांटेक्ट करवाएंगे, है ना, उसको उसमें मिलाएंगे, तो देखेंगे एक रिएक्शन आएगा। रिएक्शन के बाद कुछ दूसरा तत्व बनेगा या तो फिर उसका कोई कंपाउंड बनेगा, ठीक है, केमिस्ट्री में होता है, या तो फिर कुछ भी आप देख सकते हैं कि लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये साइंस है, ये साइंस के जो टॉपिक्स हैं, साइंस के एक्सपेरिमेंट है, उसी में ही आते हैं। और उसमें तो उस पर आपको एक कैटलिस्ट देखते हैं, उसका प्रभाव एक पड़ता है, वो चीजें बदलती है और उस बदलाव जो होता है ना उसका निरीक्षण करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें जो निरीक्षण हम कब करेंगे कि इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और डिपेंडेंट, ये इस पे जो निर्भर वाला है, निर्भर चर। अब देखिए, अब इस स्वतंत्र चर और निर्भर चर के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि हम स्वतंत्र चर पे कुछ कैटलिस्ट को, है ना, पुट करते हैं, डालते हैं, तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। तो उस प्रभाव से क्या होता है, एक दूसरा चर निर्मित होता है जिसको डिपेंडेंट
वेरिएबल कहते हैं, निर्वचर कहते हैं। अब देखिए इसमें सिर्फ ये नहीं कि ऑब्जर्वेशन करके हम इतना ही नहीं जान पाते हैं कि ये बना क्या, इसकी विशेषता है कि क्या बना, हम यही नहीं, मतलब कहते थे ना कि व्हाट, जैसे हम डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड पढ़े थे उसमें कहते थे कि हमको क्या से मतलब, ठीक है, क्या से, यहाँ सिर्फ क्या से मतलब नहीं है, यहाँ से वाई से भी मतलब है, मतलब क्यों, क्या हुआ और क्यों हुआ, ये दोनों चीजें हम यहाँ पे इस मेथड में हम जानते हैं, दोनों चीजों का पता चलता है, निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण के साथ में वो उसको एनालाइज भी करते हैं, ठीक है, इसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही करते हैं। ऑब्जर्वेशन दोस्तों, ये ऑब्जर्वेशन एंड एनालाइट दोनों करते हैं। देखिए दोस्तों, इन वजहों से आपको और लग रहा होगा कि ये कंट्रोल्स का मतलब समझ ही गए कि कोई कंडीशन है जो कंट्रोल, मतलब कोई निश्चित कंडीशन है उसमें, और हम प्री प्लान करके रखे हैं, ठीक है, इसी को, और इंडिपेंडेंट को जो वेरिएबल है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको अदला बदली बदल के देख सकते हैं। तो इसको आपको देखने से लग रहा होगा कि ये तो लेबोरेटरी का मेथड है, लेकिन ये दरअसल लेबोरेटरी का मेथड नहीं है, बस ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि प्रतीत होता है कि लेबोरेटरी का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके नजदीक है ना, उसके बहुत पास में, उसी की तरीके का ये लगता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग अलग होते हैं दरअसल। लेबोरेटरी का मेथड मैं आगे इसके बाद बता रहा हूँ। एक देखिए नेचुरल एक्सपेरिमेंट होता है, सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों, कंफ्यूजन दूर होता जाएगा। नेचुरल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है ना, जो सेटिंग होती है ये नेचुरल होती है। नेचुरल सेटिंग का मतलब ये होता है कि हम कंडीशन खुद डेवलप नहीं करते हैं, हमारे पास एक कंडीशन होता है, ये जरूरी नहीं है, लेबोरेटरी में नहीं होता है जनरली। जैसे कि हम कोई अभी रूम टेम्परेचर पे ही, हम इसी रूम टेम्परेचर पे ही कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपको ये सोडियम के साथ मतलब क्लोरीन और सोडियम को रिएक्शन करने के लिए आपको कोई अलग से लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है, आप यहाँ भी इस कंडीशन में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नेचुरल एक एक्सपेरिमेंट का ये मेथड है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है आजकल, आप यूट्यूब पे तमाम वीडियोज देख रहे होंगे जो ये सब लेकिन आपको इससे थोड़ा थोड़ा आपको ये कंफ्यूजन होगा कि जैसे वो तो साइंस का हमने उदाहरण दिया, आपको ये और भी है, जैसे अगर आप इसको चाहें तो ट्रेनिंग, इसका आप कहेंगे इसका मेथड कहाँ है नेचुरल, जैसे साइंस वाला उदाहरण दिया हमने, दिया दूसरा एक उदाहरण देना आपको, अगर किसी मैनेजमेंट के लिए, किसी इंस्टीट्यूट को बनाना है उसके मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना, आपको एक ट्रेनिंग पीरियड तैयार कर देना होगा उनको, तो वो ट्रेनिंग पीरियड जो हम देंगे, वो ट्रेनिंग जो देंगे ये इसी मेथड से करेंगे, नेचुरल एक्सपेरिमेंट से करेंगे, उसके लिए मुझे अलग से लैब में, लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें चाहे तो फिर आपको एडवर्टाइजमेंट की जो तकनीक है कि किसी भी वस्तु का, है ना, अगर आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको किस तरीके से प्रयोग करना पड़ेगा। आप देखते होंगे दोस्तों, नए नए मार्केटिंग के लिए नए नए पंपलेट्स आते हैं चैनल्स के थ्रू, न्यूज के चैनल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, ये जो है ना सारे प्रयोग किए जाते हैं पहले, उसके बाद ये आते हैं एड्स जो हमारे पास आते हैं पंपलेट्स के माध्यम से, चाहे जो भी वो विजुअल्स होते हैं या तो फिर पंपलेट वाला से, तो ये सारे जो मेथड है, मतलब ये सारे जो काम है इस मेथड से किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये उसके पहले क्या है ना कि हमको करना पड़ता है कि कोई प्रोडक्ट, आप जैसे सबसे अच्छा उदाहरण आप दीजिए कि आप मेडिसिन की दुकान पे जाइए, आपको वहां पे क्या है ना कि कभी कभी शॉप, मेडिसिन का जो शॉप है वहां पे ना आपको कोई टैबलेट दे देगा कि देखिए ये नई टैबलेट आई है, आपको जैसे खांसी हुई है तो खांसी के लिए कहेंगे ना कि एक टैबलेट आता है ना, इसको खाइए थोड़ा गला साफ रहता है, आपको बोलेगा ठीक है ये फलाने ये दूसरी कंपनी ने लॉन्च किया है, ये फ्री में मैं आपको दे रहा हूँ। ये फ्री में क्यों देते हैं, दरअसल फ्री दे के, है ना, या तो और भी आपसे एक फ्री दे के आपसे अगले दिन हो सकता है मेडिकल वाला पूछे, फिर मेडिकल वाले से जो जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने मेडिकल वाले को दिया है वो रिव्यू लेता है, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये बहुत ही सर्वे मेथड है, दरअसल ये सर्वे मेथड से अलग है। ये इसमें क्या है ना कि सर्वे मेथड में हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और दिखा देते हैं। अब अगर आपको याद होगा सर्वे मेथड, ये सर्वे स्टडीज मेथड, इसमें हम क्या करते थे, ये आपको याद होगा ये डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च मेथड है उसका प्रकार है। इसमें हम क्या करते थे दोस्तों, ये कंफ्यूजन होगा, आप गलत करके चले आओगे, ध्यान देना, ये सर्वे स्टडीज मेथड में हम क्या करते हैं कि डाटा को कलेक्ट करते हैं,
है ना, बहुत लोगों के साथ मिलके डाटा कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्ट किए हुए डाटे को बस डिस्क्रिप्शन के रूप में दर्ज कर देते हैं, वो हो जाता है सर्वे मेथड। बट यहाँ पे हम सिर्फ सर्वे तक नहीं पहुंचते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी मैंने मेडिकल वाला दिया कि यहाँ से एक तरीके का सर्वे हुआ ये, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल सर्वे हुआ ये सर्वे सिर्फ नहीं हुआ फील्ड वर्क में जाके जो हम सर्वे करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल सर्वे हुआ। लेकिन इसका फिर क्या है ना कि हमको कोई मैनेजमेंट तैयार करने के लिए, मैनेजमेंट तैयार, जैसे सपोज किसी रशियन, या सपोज मान लीजिए हम उल्टा चलते हैं, किसी भारतीय कंपनी को, है ना, रसिया में जाके, चाइना में जाके, अमेरिका में जाके, कहीं भी जाके एक कंपनी स्थापित करनी है, तो उसके पहले वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट वहां पे चलेगा कि नहीं, उस मार्केट में चलेगा कि नहीं, इसके लिए एक जांच करेगा, एक रिव्यू प्राप्त करेगा लोगों से, है ना। उसके लिए होगा कि वो अपना प्रोडक्ट फ्री करेगा। जैसे उसके बाद फिर हो सकता है फ्री करने के बाद लोगों को पसंद आ जाए, अच्छी रिव्यू आए, अच्छी रेटिंग आए, तो फिर लोग क्या करेंगे, उस मैनेजमेंट को, उस कंपनी को स्थापित करेंगे, क्योंकि उनको पता हो गया कि अच्छा यहाँ के लोगों के बीच में एक्सेप्टेबल है। तो उसके बाद फिर उसका प्रचार भी करेंगे। ये जो काम है, उस काम के लिए हमको ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, और सर्वे स्टडी तो बता ही दिया, तो आपको सर्वे स्टडीज में और नेचुरल एक्सपेरिमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। आप ऐसा नहीं देखें और तुरंत सर्वे स्टडीज लगा दें, आपको देखना है, उद्देश्य देखना है। सर्वे स्टडीज में मैक्सिमम क्या होता है कि हम डाटा को डिस्क्रिप्ट कर देते हैं, और नेचुरल मेथड में क्या करते हैं कि डाटा को डिस्क्रिप्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद एक मार्केटिंग का एक जो पूरा एरा है या पूरा अपना इंस्टीट्यूशन है उसका खड़ा करते हैं, है ना। एक जैसे आपको कोई कमिटी बनानी है नई, उसके लिए। अब देखिए, एक दोस्त एक्स फैक्टो नाम सुना होगा। जैसे ही एक्स फैक्टो का नाम लेते हैं लोग, एक्स फैक्टो, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो, नॉट खाली फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो। जैसे ही इसका नाम आता है एक्स पोस्ट फैक्टो, लोग पास्ट, है ना, लोग तुरंत पास्ट की ओर जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये पास्ट और फ्यूचर दोनों वाला है। देखिए, एक बीच में प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है। देखिए, आप ये सवाल, ये शब्द, मतलब ये टर्मिनोलॉजी, ये जो है, ये सुनते ही आपका, क्योंकि मैंने भी परीक्षा दी है दोस्तों, तो उस समय जो माहौल था हमारे साथियों के बीच में यही था कि एक्स पोस्ट फैक्टो आ रहा है, अच्छा एक्स का मतलब भी पास्ट होता है, पोस्ट का मतलब भी पूर्व होता है, तो सॉरी, एक्स का मतलब पास्ट होता है, पोस्ट का मतलब नहीं, एक्स का मतलब पास्ट होता है, ठीक है। पोस्ट का मतलब क्या कहते हैं, जैसे मॉडर्निज्म एक शब्द है, आधुनिकता, है ना, एक शब्द होता है, फिर पोस्ट मॉडर्निज्म। आपको ध्यान देना है, ये जो पोस्ट शब्द है, उत्तर, इसका हिंदी होता है उत्तर। हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, आधुनिकता के बाद का जो दौर है उसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकता। आपको दोस्तों ये इसमें ध्यान देना है कि एक्स भी है, एक्स का मतलब पास्ट होता है, यहां से ये कंफ्यूजन मिटा लें, एक्स का मतलब पास्ट होता है और पोस्ट का मतलब फ्यूचर होता है, ठीक है। अब कहेंगे कि नहीं, पोस्ट का मतलब फ्यूचर नहीं होता है। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना है ये प्रेजेंट को, क्या है ना कि ये दोनों तरफ एक सिस्टम ये है कि हम प्रेजेंट में सपोज दो स्कूल है ना, दो स्कूल हमने ले लिया, एक नवोदय ले लिया, एक केवीएस ले लिया, केंद्रीय विद्यालय, मतलब नवोदय जवाहर विद्यालय। वहां से हमने 10 लड़के नवोदय से, 10 लड़के केंद्रीय विद्यालय से चुना, आपकी जो मर्जी हो, केंद्रीय विद्यालय से, केवी से और नवोदय से, ठीक है। 10 बॉयज, 10 बॉयज, 10 बॉयज। उसके बाद फिर क्या है ना कि हम इसके प्रभाव 10 साल बाद, सपोज हम 10 साल का पीरियड लेते हैं, देखिए फ्यूचर की तरफ हम कैसे चल रहे हैं। 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, हम हो सकता है इनकी बौद्धिकता, इनकी आईक्यू को मुझे मेजर करना है कि ठीक है अभी इनकी आईक्यू का लेवल क्या है, या तो फिर इनके जो मार्क्स आ रहे हैं परीक्षाओं में उसका एवरेज क्या है। फिर देखें कि 10 साल के बाद इनके मार्क्स का एवरेज क्या है, या तो फिर इनका कोई, इनके मेहनती होने का, है ना, ये कितना लेबोरियस है, इसके होने का देखेंगे कि अच्छा अभी तो बहुत लेबोरियस है, 10 साल बाद क्या होगा, ठीक है। तो 10 साल के बाद क्या होगा का मतलब होता है फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं,
ठीक। और दूसरा ये इस तरीके का एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक क्या करते हैं हम कि देख लेते हैं कि अच्छा अभी जो है वर्तमान में इनका एवरेज जो मार्क्स है 70% आ रहा है, ठीक है, इनका एवरेज मार्क्स जो है 65% आ रहे हैं, मान लिया जाए। तो फिर पता करेंगे कि अच्छा इसी बच्चे का, इन्हीं 10 बच्चों का 10 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या एवरेज हुआ करता था। इस तरीके का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, ठीक है। आप इसको ध्यान दें, ये भी एक्सपेरिमेंट है एक तरीके का। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सिर्फ आपको पास्ट की तरफ, एक्स को देख के पास्ट की तरफ नहीं भागना है। पोस्ट भी है दोस्तों इसमें, पोस्ट और फैक्टो का मतलब फैक्ट से ही बना है एक्चुअली। तो जो फैक्ट है वर्तमान से आपको इधर आना है पास्ट की तरफ, तो एक्स को उसके लिए डिनोट कर रहा है एक्स, और अगर आपको फ्यूचर की तरफ जाना है तो पोस्ट डिनोट कर रहा है। आपको ये ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही तरफ नहीं दौड़ना है आपको, फ्यूचर और पास्ट दोनों, ठीक है। इसमें एक देखिए, इसको मिटाते हैं। पांचवा जो इसका जो एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, अब देखिए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंटल, है ना, रिसर्च का मतलब दिमाग में मेरे बनता है कि अरे ये तो साइंस से संबंधित है ना। साइंस का मतलब नॉलेज दोस्तों, साइंस का मतलब सिर्फ लेबोरेटरी नहीं, फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, साइंस का मतलब नॉलेज, है ना। ऑर्गेनाइज्ड जो नॉलेज उसी को तो विज्ञान कहते हैं, है ना। वो एक मेथड फॉलो करता है, उसी वजह से एक कभी कभी तो मेथड और साइंस जो है साइंटिफिक मेथड ऐसे हम यूज करते हैं, दरअसल एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का जो प्रोसेस है उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं दोस्तों। ये अब देखिए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट आ गया। अब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में ध्यान देना है, सवाल ये सबसे ज्यादा फेमस है इसमें। तो एक तो कंट्रोल्ड एक शब्द आएगा, अब ये कंट्रोल्ड में क्या है, दूसरा शब्द आएगा मैन्युपुलेशन, ठीक है। तीसरा शब्द आएगा, ठीक है, इस मेन्यू इसके साइड में हम वेरिएबल भी लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसमें आएगा टेस्टिंग, ठीक है। कई चीजें आ गए, कंट्रोल एक इसमें और ऐड करते हैं, प्री प्लान्ड। अब देखिए इन सारे शब्दों को हम कंट्रोल्ड को पहले से पढ़ चुके हैं कि इस कंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है, जो सिचुएशन कंट्रोल में हो हमारे। लैब का मतलब यही होता है कि हम जितना टेम्परेचर उस लैब में चाहते हैं उतना ही मिलेगा हमें, ठीक है। उसमें हवा नहीं चाहिए तो नहीं आएगी हवा, वो होता है कंट्रोल का मतलब। मैन्युपुलेशन, वो मैन्युपुलेट हम किसको, बदला बदली किसको करते हैं, अदला बदली हेर फेर किसकी करते हैं, वेरिएबल्स का यानी चर का, ठीक है, ये चरों की अदला बदली। फिर एक होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब ये है, लेबोरेटरी में होता है जनरली क्या है ना कि हम एक हाइपोथेसिस दिमाग में लेते हैं। देखिए रिसर्च में हर जगह हाइपोथेसिस ही लेते हैं, फिर उसी हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं किसके माध्यम से, जो इंडिपेंडेंट आंकड़े हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उसके ऊपर उसकी हेर फेर से हम देखते हैं कि वो ठीक है, हाइपोथेसिस जो हमने किया था, बट सोचा था, एक कल्पना की थी कि ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, है ना। एक्सपेरिमेंट अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये जो ऐसा करेंगे वैसा वाला जो रिजल्ट है दोस्तों, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। तो ये होता है। फिर ये सबसे महत्वपूर्ण है कि लेबोरेटरी में जो चीजें होती है वो प्री प्लान्ड होती है, इसमें अलग से इसमें एक्सपर्टीज होती है। ऐसे ही कोई मुझे कह देगा कि जाके लैब में काम कर लो, मैं क्या करूंगा, उसमें ऐसे लोग चाहिए जो एक्सपर्ट हो, ठीक है। दूसरा ये है कि खर्च के मामले में क्या है कि ये भी खर्चीला है दोस्तों, है ना, ये भी खर्चीला है, ठीक है, ये भी टाइम टेकिंग है ना। तो ये सारी इसकी विशेषता है, आपको इसको समझने में कुछ खास अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। इसके पहले जो हम अभी आधा घंटा से कर रहे थे उसको देखेंगे, सारे शब्द को हमने उसमें दोहरा लिया है। अब देखिए एक फाइनल हम कर ही लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, क्योंकि हर जो भी हमने रिसर्च का टाइप पढ़ाया उसमें हमने कहा कि एक स्टेप क्या होता है, हाँ स्टेप क्या होता है वो देख लेते हैं दोस्तों, इसमें भी देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
अब देखिए इसमें स्टेप एक रख लेते हैं। पहला क्या होता है, हर रिसर्च में पहला क्या होता है हमारे दिमाग में, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। पहला सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम का मतलब हमारे दिमाग में जो सवाल आते हैं, तभी तो हम रिसर्च की तरफ मोटिवेट होते हैं। सवाल ही तो, क्यूरियोसिटी जो कुछ भी जानने की इच्छा, वही तो हमारी मतलब रिसर्च में जाने का या रिसर्च करने का, है ना, कारण बनता है। दूसरा जो है सिलेक्शन ऑफ सेटिंग। सेटिंग का मतलब क्या हुआ, सेटिंग का मतलब वही जो हम अभी कंडीशंस कह रहे थे ना, कंडीशंस है वो कंट्रोल्ड है कि नेचुरल कंडीशन है। ये जो चीजें हैं हम जो देखते हैं इसको कहते हैं सेटिंग, है ना। तमाम तरीके की कंडीशंस, उसमें आपको क्या है कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप करना है, डिफाइन करना है, हाँ उसमें ट्रायल एरर देखना है कि क्या करना है, वो होती है सेटिंग, ठीक है। ये नोट करते जाइए। तीसरा जो है इसमें एक पायलट स्टडी, जिसको एक नाम दिया है दोस्तों, ये लेबोरेटरी या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पायलट स्टडी का मतलब होता है, आपने देखा है प्री टेस्ट। आप अगर अभी मास्टर में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं और पीएचडी में जाने की सोच रहे हैं, तो आपको अपने सीनियर से बात करेंगे, एक शब्द मिलेगा प्री पीएचडी। दोस्तों पीएचडी का मतलब होता है कि आप पूरी थीसिस लिख के आप सबमिट करते हैं, है ना, उसको कहते हैं पीएचडी जमा करना। उसके पहले जब आप 70 से 75% है ना अपनी थीसिस लिख लेते हैं, तो उसके पहले आपकी प्री पीएचडी होती है। प्री पीएचडी का मतलब उसमें आपको बताना होता है कि आप थीसिस में क्या कर रहे हो, है ना। आपकी परिकल्पना जो थी, आप आंकड़े इकट्ठे करके कितना चैप्टर लेके, यही फलाने तमाम तरह के सवाल पूछते हैं जो मेंबर्स होते हैं प्री पीएचडी के लिए। एक मेंबर कमेटी वो तय की जाती है, वो कमेटी के मेंबर जो होते हैं वो सवाल पूछते हैं आपसे, वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ इनकी प्री पीएचडी, मतलब ये पीएचडी तैयार करने के लिए या जमा करने के लिए, थीसिस जमा करने कि हाँ ये थीसिस जमा करने तैयार है। देखिए एक चौथा इसमें जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। हाइपोथेसिस का मतलब मैंने बताया था कि एक अनुमान जो हम लगाते हैं अपने रिसर्च को लेकर कि ऐसा हम सोच रहे हैं, है ना। उसके लिए फिर आंकड़े इकट्ठे करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करके फिर लिटरेचर में हम क्या करते हैं, आंकड़ों के के द्वारा या तो फिर किसी थ्योरी के माध्यम से हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। और इसमें रिसर्च में क्या होता है, हाइपोथेसिस कैसे करते हैं, इसको वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप, वेरिएबल्स में तो आपको पता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों, उसका एक रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, है ना। और उन आंकड़ों को हम लिखते जाते हैं जब देखते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस, इसमें देखिए इसको फिर क्या करते हैं, कंफर्म, एक ऐसे ले लेते हैं कंफर्म और ये डीकंफर्म। कंफर्म का मतलब है कि हाँ जो हमने हाइपोथेसिस ली थी और हमने जो चरों के बीच में यानी वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप डिफाइन किया, टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया, वो जो जैसा सोचा था, है ना, जैसा कंपाउंड बनाने को सोचा था, दो अलग अलग एलिमेंट को लेकर के हम जैसे कंपाउंड बनाना सोच रहे थे, उस पर जो कैटलिस्ट यूज किए मतलब मैनिपुलेट किए वेरिएबल्स को, तो एक होता है कि हम जो सोच रहे थे वही आया, एक होता है कि नहीं आया। तो इसी के बाद फिर हम पांचवा कंक्लूजन में यही लिखते हैं, एक कंक्लूजन में यही लिखते हैं कि हमने क्या किया, कैसे किया, शॉर्ट में। उसके बाद फिर बताते हैं, अगर कंफर्म होता है हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं वही आता है, तो हम लिखते हैं कि ठीक है हमारा जो हाइपोथेसिस था जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ, उसका मेथड क्या था, है ना, उसके आंकड़े देते। फिर दूसरा नहीं होता है तो फिर वो हमारा रिसर्च जो हाइपोथेसिस है उसकी जो टेस्टिंग है वो उस तरीके से नहीं हो पाई जैसा सोच पा रहे थे। खैर ठीक है। अब इसके बाद ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ये वीडियो खत्म हो गया है। देखिए दोस्तों अब आगे क्या करना है, दरअसल क्या है कि डीआई के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वो जल्द ही उसके पीपीटी के द्वारा उसको प्रीवियस ईयर पेपर के लिए पीपीटी की जरूरत पड़ेगी और स्क्रीन रिकॉर्डर माध्यम से ये सारी व्यवस्था की जा रही है धीरे धीरे। तो उसके पहले आप जो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो भी वीडियोज मैंने बेसिक पढ़ाए थे वो पढ़ के, वो देख के तैयार रहिए। और दोस्तों शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए, शॉर्टकट के चक्कर में आप 25 वीडियोज देख डालेंगे इधर उधर ऐसे वैसे, उस चक्कर में होगा क्या कि आपका समय जाएगा, फिर आपकी हड़बड़ाहट बढ़ेगी। आप चुपचाप विस्तार से चीजों को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि एवरेज क्या है, तो वो एवरेज भूलेंगे नहीं फिर। और डीआई पढ़ाते हुए बताते हुए मैं उसी को पहला जो डीआई का वो पढ़ाऊंगा वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बहुत बेसिक डीआई दूंगा, बहुत सिंपल, और उसमें आपको बताऊंगा कि एवरेज का यूज देखिए कैसे वो करना है, ठीक है।
इसके लिए आपको एवरेज को समझना है। मैं उस समय नहीं बताऊंगा कि एवरेज क्या होता है, क्योंकि एवरेज के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। परसेंटेज नहीं बताऊंगा कि क्या होता है, आपको जाके परसेंटेज के लिए वीडियो देखना है। उससे बेहतर है कि शुरू करूं, वो हो रहा है, वो शुरू करूं, वीडियो रिकॉर्ड करूं, उसके पहले ही आप बहुत सारी वीडियो देख लीजिए। और इसके बाद फिर हम टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी 1-2-3 वीडियो जो महत्वपूर्ण है कुछ वैसा बनाएंगे। और बाकी फिर जो बाकी दूसरे जो चैप्टर्स हैं, जितना मैं बना पाऊंगा उसको मैं पीपीटी के माध्यम से, क्योंकि जो तथ्यात्मक है ज्यादातर, अब आईसीटी में बहुत तथ्यात्मक है चीजें, है ना, इन्वायरमेंटल में भी तथ्यात्मक है, कुछ विस्तार है तो बहुत थोड़ा है, लेकिन ज्यादातर तथ्यात्मक, हायर एजुकेशन में भी तथ्यात्मक है। ठीक है, तो ये तथ्यात्मक जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक है, उसको मैं पीपीटी के माध्यम से कोशिश करूंगा, क्योंकि उसमें समय भी कम लगेगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो आपकी थोड़ी बहुत मदद कर पा रही होगी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लाइक करिए, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से शेयर करिए जिनको जरूरत है। चलिए, थैंक यू।